गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ये लाइट का आई थिंक 15th वीडियो होगा और लाइट में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सारे चीज़ें पढ़ चुके। रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। आई हैड ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट प्रिज्म एंड द केसेस ऑफ प्रिज्म आई हैड ऑल्सो डिस्कस्ड, एंड बेस्ड अपॉन प्रिज्म I had also discussed the relation of angle of prism with refractive index. I had also discussed the concept of thin prism, and we have to only discuss about refraction through thin prism. तो thin prism से होने वाले जो भी phenomena है वो मैंने explain कर चुके हैं। और दूसरा बात, कूसीज का रिलेशन भी आपको बता चुके हैं कि जिसमें कि म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिम्डा, ये कूशी के हिसाब से है, जिसके हिसाब से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम प्रिज्म से लाइट पास करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, यानी कि उसका जो 7 कलर में विब्ग्योर में जो वो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है। एंड आई हैड एक्सप्लेन ऑलरेडी। सो क्योंकि सभी फ्रीक्वेंसी के रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल का अलग अलग होता है, इसलिए वो सारा स्कैटर करता है। वो मीन्स अगर एक प्रिज्म से अगर वाइट लाइट अगर हम पास करें तो इट विल गेट बेंड एंड इनटू 7 कलर्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा होता है आपको वायलेट रेज का और सबसे कम होता है आपका रेड का, इसलिए सबसे ज़्यादा मुड़ेगा कौन तो वायलेट वाला, और सबसे कम कौन मुड़ेगा तो रेड वाला। ये सारी बातें हम पहले कर चुके थे, ठीक है। और हम लोग TIR भी पढ़ चुके हैं। इन दोनों को मिला के जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है रेनबो में। रेनबो जो आप लोग देखते हैं नेचुरल फिनोमेना, अभी भी कुछ दिन पहले निकला था, तो उसमें बेसिकली जो फिनोमेना है उसमें प्रिज्म का कंसेप्ट और प्लस जो मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी रेज का अलग अलग होता है, स्कैटरिंग करने का जो फिनोमेना है वो, ये दोनों मिला के आपको ये रेनबो का फिनोमेना होता है। तो रेनबो में 2 चीज़ें होती है, एक TIR और दूसरा स्कैटरिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सम ऑफ द नेचुरल फिनोमेना जो लाइट से आपको मिलेगा आपके नेचर में, नेचुरल फिनोमेना। अब जैसे रेनबो की बात करें तो रेनबो में बेसिकली बेटा 2 तरह के रेनबो होते हैं। एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। वन इज प्राइमरी रेनबो, ठीक है, एंड अनदर वन इज सेकेंडरी रेनबो। ठीक है। अगर हम प्राइमरी रेनबो की बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसा होता क्यों है, आप देखोगे कि ना कि जब लाइट और बारिश जब साथ में, मतलब धूप और बारिश साथ में जब उगता है तभी आपको रेनबो का दर्शन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब होता क्यों है वो, तो कहने का मेरा मतलब ये कि वो इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या है वाटर ड्रॉपलेट, इसमें अंदर वाटर भरा हुआ है, तो वाटर भरा हुआ तो इसका कुछ ना कुछ म्यू होगा, मान लो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, ठीक। और एक लाइट, मान लो सूर्य का लाइट ये पड़ा, तो अब ये पानी भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, तो पानी यहाँ मिल गया, ये वाटर बॉडी है, और ये क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट है। बेसिकली वहाँ पे जो बादलों में जो होता है पानी, वो पानी है, और यहाँ से सूर्य अपना लाइट दिया, तो होगा क्या, तो बेटा अब ये तो कहने का मतलब है अंदर की तरफ जाएगा, रिफ्रैक्ट करेगा, तो रिफ्रैक्शन होगा। तो ये अब सूर्य का जो लाइट है वो कैसा लाइट है, वाइट लाइट है। वाइट लाइट मतलब 7 कलर होंगे इसके पास, तो यानी कि ये रिफ्रैक्शन करेगा वो तो बात समझ में आता है, लेकिन क्या सभी रे का अपना अपना रिफ्रैक्शन होगा? आंसर है बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सभी कलर के लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो यूल से कि एक गिरा वायलेट लाइट और एक गिरा रेड लाइट, मुझे कैसे पता कि कौन वायलेट है कौन रेड है? तो जो सबसे ज़्यादा नीचे आ रहा है वो है वायलेट। जो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, वो ज़्यादा मुड़ना, ठीक है। तो वायलेट का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ेगा, वायलेट। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का होता है, सबसे कम कौन मुड़ेगा, रेड। तो ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा मुड़ा है वो है वायलेट, और सबसे कम जो मुड़ा है वो है रेड। अच्छा, इस पॉइंट पे ये दोनों क्या बना रहा है, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे ये बना रहा है आपको, यानी कि यहाँ पे जो आपको जो एंगल है, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो इंसिडेंट एंगल है वो किससे ज़्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। तो ये क्या करेगा, TIR करेगा। ये क्या करेगा, TIR करेगा। आई बात समझ में?
तो कहने का मतलब है कि ये रे कौन था, वायलेट, और ये रे कौन था, रेड। तो वायलेट रेड, जो वायलेट रे है वो आपको इधर आ गया। क्यों आ गया, TIR करने के बाद ये ऐसा गया और यहाँ से ऐसे निकल गया। फिर रेड लाइट ऐसे आया और ऐसे करके TIR कर लिया। तो यहाँ पे दो फेनोमेना हुआ, एक तो हुआ TIR और दूसरा हुआ आपका क्या, स्कैटरिंग। ठीक है, दो फिनोमेना हुआ TIR और एक हुआ आपका स्कैटरिंग। ये दो फिनोमेना मिलके आपको रेनबो बनता है। एक बार फिर से सुन लीजिए सारी बातों को। रेनबो तभी बनता है जब मौसम में आपको एक बारिश भी हो और धूप भी उगे। ठीक है, तो बारिश मतलब क्लाउड में क्या होगा, वाटर, तो वाटर यहाँ प्रेजेंट है और हमने सनलाइट लिया, एक कोई भी सनलाइट, इधर से सनलाइट आया और आने के बाद वो रिफ्रैक्शन हुआ, तो व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन है ये। व्हाइट लाइट में होते हैं 7 कलर, सातों कलर का अपना अपना रिफ्रैक्शन होगा। क्यों होगा अपना अपना रिफ्रैक्शन, क्यों होगा अपना अपना रिफ्रैक्शन, तो अपना अपना रिफ्रैक्शन इसलिए होगा क्योंकि सबका, यानी कि वायलेट से लेकर रेड तक के लिए लाइट के लिए जो म्यू होगा इस बॉडी का, यानी कि इस वाटर का म्यू अलग अलग होगा, इसलिए उसका रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा। रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा बोलने का मतलब है कि सब अलग अलग मुड़ेंगे। तो अलग अलग मुड़ेंगे इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन मुड़ेगा, तो 7 कलर में से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके लिए होगा वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। तो सातों कलर में सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वायलेट के लिए होता है, इसलिए वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ेगा और रेड सबसे कम। कुछ गड़बड़ है क्या, उल्टा कर देखा मैंने, यस, दिस इज वायलेट एंड दिस इज रेड, सॉरी, ओके, या ठीक है। तो वायलेट वाला सबसे ज्यादा मुड़ा है और रेड वाला फिर कम मुड़ा है। जैसे कि अगर आप देखो एक प्रिज्म में अगर देखा जाए एक फिनोमेना, तो ये ऐसे हुआ, ठीक है, ये ऐसे मुड़ा और ये ऐसे मुड़ा, तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है, नीचे वाला, तो ये कौन सा रे है, वायलेट, और ये कौन सा रे है, तो रेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी ये ऐसा नजर आएगा, तो आपको नीचे वायलेट और ऊपर में आर, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे तो विबग्योर नजर आएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के साथ में। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग बनाते हैं, फिर से समझिए अच्छे से। ये है आपका वाटर बॉडी, पानी, कैसा भी, जरूरी थोड़ी कि स्फेरिकल हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी। ठीक है, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। म्यू है कॉमन, देखिए म्यू जो होता है सभी रेस के लिए अलग अलग होता है। म्यू भी सबसे ज़्यादा होता है विबग्योर, म्यू आर, सॉरी बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ और फिर आर। सबसे कम आपका आर के लिए होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है और ये हम कुशी रिलेशन की मदद से हम आपको समझा भी चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये म्यू किसका दिया होता है, तो ये म्यू बेसिकली वाई का दिया होता है। जनरली जो आपको एक कांस्टेंट म्यू प्रोवाइड किया जाता है किसी भी चीज़ों के लिए, यानी कि व्हाइट लाइट पढ़ेंगे तब ना 7 पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली जो आपको दिया जाता है वो आपको म्यू वाई दिया जाता है, क्योंकि वो लगभग बीच का होता है। ठीक है, चलिए ये लोग को हम लोग बीच का मानते हैं, ठीक है ना। खैर यहाँ देखिए ये गिरा व्हाइट लाइट, इस पे व्हाइट लाइट, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन ये किया, तो वायलेट, उसके बाद रेड, ये है वायलेट और ये है रेड। ठीक है, तो अब ये वायलेट वाला क्या किया, ये वायलेट वाला यहाँ से TIR कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो C से ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे वो TIR करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये कर लिया TIR। ठीक है, और यहाँ से जो ये रेड लाइट है यहाँ से भी TIR करेगा, ये मुड़ गया आपका ऐसे। तो आपका जो ये रेड वाला है, ये रेड यहाँ आ गया और ये जो वायलेट वाला है वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये हुआ प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में कितनी बार TIR हुआ है यहाँ पे, एक बार रेड का, एक बार वायलेट का, एक बार। तो यहाँ पे आपको दिखा वायलेट और यहाँ आपको दिखा रेड। आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो आप जब यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, कौन सा लाइट ऊपर दिखेगा, आप बोलोगे वायलेट, ये गलत बात है, वायलेट नहीं दिखेगा, वायलेट गलत बात है। अब दिखता है आपको ऐसा लग रहा है कि वायलेट दिखेगा, वायलेट नहीं दिखेगा। अब मेरी बात सुने, ऐसा क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि
आपके आंखों में के रेटिना पे वही इमेज बनता है जो रेटिना पे जो जुड़ता है, जो रेटिना पे मिलते हैं। ठीक है, ये देखो ये रे दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, कभी जीवन में मिलने वाले नहीं है आपके आंख पे। तो जो रे रियली में नहीं मिलते हैं वो क्या वर्चुअली में मिलते हैं? तो आंसर है हाँ। तो इन रेस को आप पीछे की तरफ बैक ट्रेस करेंगे, यानी कि इसको भी पीछे की तरफ जाएंगे ये, और इसको भी पीछे की तरफ बैक ट्रेस करेंगे, तो ये रेज आपकी आंखों को लगेगा ऐसे आ रहा है, मतलब रेड वाला ऊपर और वायलेट वाला ऊपर नीचे। फिर से मेरी बात ध्यान से सुने, वायलेट ऊपर रेड नीचे, ऐसा एक्चुअली में होता है, बट जब देखते हैं तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग रे है, ये कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आपको वायलेट और रेड नहीं दिखने वाला, वायलेट ऊपर और रेड नीचे नहीं दिखने वाला। वो आप जब इसको बैक ट्रेस करोगे तो उसको लगेगा कि यहाँ मिल रहा है ये लाइट, ये यहाँ पे मिल रहा है। तो आप जब देखोगे तो ये मिलन समारोह जो है वो कहाँ से हो रहा है? रेड से, और वायलेट मिल के ऐसे बना रहा है। तो आपको क्या दिखने वाला है? इसकी पट्टी दिखाई देगी, मतलब रेड ऊपर और वायलेट नीचे। मतलब एक रेनबो देख के आप ये पता कर सकते हो कि वो प्राइमरी रेनबो है कि सेकेंडरी रेनबो है। एक बात याद रखें, प्राइमरी रेनबो में हमेशा रेड लाइट ऊपर होगा और वायलेट नीचे आएगा। तो आप समझ लीजिए कि एक बार TIR हुआ है सरफेस पे और वो प्राइमरी रेनबो है। ठीक, इसको लिख लीजिए और इसको हम लोग लिखवा देते हैं आपको। चलिए सेकेंडरी रेनबो बाद में देखेंगे, लिख लीजिए यहाँ पे। पहले लिख लीजिए रेनबो is a phenomena in which sunlight passes through water droplets of cloud and because of TIR and different mu मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स for different color for different color for different color for different color different colors. So rainbow is a phenomena in which sunlight passes through water droplets of cloud because of TIR and different mu for different color. We observe 7 colors in sky. 7 colors in sky. वही 7 कलर हमको दिखते हैं किसके इसके वजह से, 2 के वजह से, TIR और स्कैटरिंग की वजह से। लिख लीजिए। एक और लाइन लिख लीजिए। When one TIR takes place, then rainbow is said to be primary rainbow. प्राइमरी रेनबो। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है इसका? इन प्राइमरी रेनबो रेड लाइट appears on the top. तो आप अभी वाले रेनबो जो निकला था वो देखिएगा, उसमें ऊपर अगर किसी का फोटो हो तो फोटो में देखिएगा रेड लाइट ऊपर था, विच मीन्स कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी रेनबो। जो बना था रेनबो वो प्राइमरी रेनबो था।
स्टूडेंट यू कैन ऑब्जर्व, आई हैव अ पिक्चर ऑफ इट, जो रेनबो बना था आपको वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए, इफ़ यू ऑब्जर्व इट क्लियरली, यू कैन सी रेड लाइट इज अबव। ये अभी जो 5 अगस्त को जो बना था वो वाला है। यू कैन सी रेड लाइट इज ऑन द टॉप एंड वायलेट इज डाउनवर्ड। लास्ट में वायलेट है, ऊपर में रेड है, विच मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी रेनबो। और देखिए साथ में 2 रेनबो निकले थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, तो कभी भी आपसे कोई पूछता है कि भगवान जी का जो इंद्रधनुष है, इंद्र जी का जो धनुष है वो तो एक नहीं है, उन पर बहुत सारे इंद्रधनुष है तो साथ में जो है कई सारे रेनबो बन सकते हैं, एंड इट इज पॉसिबल। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ कम फॉर सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो में क्या है, जस्ट उसी के तरीके से बट थोड़ा सा उसके सरफेस पे 2 बार TIR होता है। देखिए जैसे सपोज कर लीजिए ये है वो आपका वाटर बॉडी, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका गिरा वाइट सनलाइट, दिस इज व्हाट सनलाइट, सनलाइट 7 कलर। अब ये यहाँ से मुड़ा ऐसा, अब कौन वायलेट है कौन रेड है आपको पता है, ज़्यादा मुड़ा ये तो ये है वायलेट और ये कम है तो ये है रेड, ठीक है। फिर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो आई बन रहा है, दिस आई इज ग्रेटर देन सी। ये तो डेंसर मीडियम है ना, ये एयर है और ये वाटर बॉडी है, तो जाहिर है ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर से जब रेयर में जाता है और व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी देन इट विल श्योरली ये ऐसे मुड़ेगा, ठीक है ना, TIR करेगा। क्यों? क्योंकि आई ग्रेटर देन सी है। एंड आफ्टर दैट फिर जब यहाँ पे देखा जाता है, एक्चुअली क्या होता है इस केस में कि ये जो आई डैश बनता है ना, ये अगेन आई डैश ग्रेटर देन सी हो जाता है, तो क्या फिर से यहाँ TIR करेगा? आंसर है बिल्कुल, और ये ऐसे निकलता है। ये कौन सा रे है? वायलेट, ये है वायलेट। फिर रेड की बात करें तो रेड भी वैसा ही आता है, वो जब यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है, और फिर जब वो यहाँ देखा गया तो यहाँ पे फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो गया, तो फिर जब यहाँ से आया तो ऐसा आ गया। यहाँ पे क्या है, वायलेट नीचे है रेड ऊपर है, ठीक है, वायलेट नीचे है रेड ऊपर है, बट आप जब यहाँ से देखोगे तो आपको ये नज़ारा नहीं दिखाई देगा, आपको आप देखोगे तो ये बैक ट्रेस करेगा, ये इसको यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा, ये लाइट इसको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, मतलब ऊपर कौन हो जाएगा, वायलेट और रेड। तो जब भी आपको वायलेट दिखे और रेड नीचे हो तो आप समझ लीजिए कि वो रेनबो सेकेंडरी रेनबो है, और अगर रेड ऊपर में है वायलेट नीचे में है तो समझ लीजिए प्राइमरी रेनबो है। तो यू कैन जस्ट कंसीडर इट। नाउ अबाउट इट लिख लीजिए सेकेंडरी रेनबो के बारे में। रेनबो, it takes place due to two successive TIR takes place within water droplet, within वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, 2 बार। पहला बेसिक तो यही है। अच्छा, इसमें क्या ऊपर नजर आएगा, वायलेट अपीयर्स ऑन टॉप एंड रेड अपीयर्स एट द बॉटम। लिख लीजिए, ये केस है दोस्तों सेकेंडरी रेनबो का, ठीक है। तो नेचर में दोनों बनते हैं, ठीक है, जब भी आप देखोगे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये प्राइमरी है कि ये सेकेंडरी है, ठीक है। और नोट में एक लाइन लिख लीजिए, कई बार बोलते हैं कि लोग एक बार में एक ही रेनबो बनता है, ऐसा नहीं है। लिख लीजिए नोट में, मल्टीपल रेनबोज कैन फॉर्म, multiple rainbows can be formed
multiple rainbows can be formed at a single instant of time, at a single instant of time. एक ही वक्त पे बहुत सारे रेनबो भी बन सकते हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, सो ये एक फिनोमेना दोस्तों खत्म होता है। दूसरा फिनोमेना दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में सुना है कि हीरा बहुत चमकता है, तो हीरा क्यों चमकता है इतना, हाँ? और हीरा और चमके इसके लिए हम उसको मतलब काटते हैं, उसको ऐसे काटते हैं कि वो और चमकता है, मतलब कटा हुआ डायमंड और ज़्यादा चमकता है, ठीक है। इसका क्या वजह है दोस्तों? तो देखिए क्वेश्चन है वाई डायमंड साइंस, वाई डायमंड साइंस, क्यों साइन करता है ये? तो कहने का मतलब है डायमंड साइन इसलिए करता है, हम लिखते हैं क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, एक्चुअली मान लीजिए कि ये डायमंड है, ठीक है, ये डायमंड है, ये ठीक है। तो डायमंड बीइंग द हार्डेस्ट मटेरियल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.417 से लेकर 2.419। खैर ये तो फ्रीक्वेंसीज की रेड वायलेट ये सब के हिसाब से ऐसा है, ये वायलेट का होगा तो ये रेड का होगा, उसी हिसाब से है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास 2.417, हम लोग 2.42 लेते हैं। हम लोग जो है डायमंड का जो है म्यू डायमंड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.42 लेके चलते हैं, सॉरी 2.42 लेके चलते हैं, ठीक है, 2.42 लेके चलते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 और ये बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव होने से मतलब क्या होता है ये? तो कहने का मतलब है कि हमको एक चीज़ पता है अपने कंसेप्ट से कि साइन सी जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज 1/μ, 1/μ। तो म्यू जितना ज़्यादा होगा सी उतना कम होगा, म्यू मतलब जितना ज़्यादा होगा सी उतना कम होगा। और सी कम होने का मतलब क्या है कि देखिए ये रे यहाँ से जा रहा है और ये कुछ नहीं है, ये मान लो कि 30 डिग्री है, लो 30 डिग्री पे ही ये क्या हो गया, अगर मान लो कि इसका सी जो है, मैं बताऊँ आपको, इस केस में पर्टिकुलर केस में अगर डायमंड के केस में अगर देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड कितना होता है? क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड कितना होता है? दैट इज 2.42, 1 डिवाइडेड बाय आंसर साइन इनवर्स, ये इट कम्स टू 24.4 डिग्री आसपास। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रे गिरता है, जो इंसिडेंट रे होता है, वो 0 से 90 के बीच में होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक। तो 0 से लेकर जो 24.4 डिग्री तक का जो रे होगा वो तो चलिए वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो भी रे होंगे, मतलब 25 डिग्री के बाद से जो भी रे, यानी कि 25 से लेकर 90 तक में जितने भी रे होंगे सब के सब TIR करेंगे, सब के सब TIR करेंगे, ठीक है। तो C अगर कम हो जाए तो किसका चांसेस बढ़ जाएगा? TIR का चांसेस बढ़ जाएगा। किसका चांसेस बढ़ जाएगा? TIR का चांसेस बढ़ जाएगा। देख लीजिए कितना, देखिए 25 से लेकर 90 तक में जो भी रे है सब का सब TIR करेगा, तुरंत C से ज़्यादा एंगल बन जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो तुरंत C से ज़्यादा बन जाता है, और C से ज़्यादा बनता है तो TIR करेगा। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक सनलाइट गया यहाँ पे, ये यहाँ से ऐसा गया, फिर ये गया, फिर यहाँ पे तुरंत ये बन गया, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो ये रेयर से डेंसर में गया, फिर ये डेंसर से रेयर में जाएगा, तभी ना TIR का खतरा होता है। इस रे को अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, इस रे को बाहर निकलने में दिक्कत है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये C से ज़्यादा हो गया तो फिर TIR कर गया। अब C इतना कम है कि फिर से यहाँ पे TIR बन गया, फिर से C इतना कम है कि फिर से TIR बन गया, फिर से TIR बन गया, और ऐसे करते करते ये जो सनलाइट है वो इसी में पैक हो जाता है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। मतलब अगर 100 जूल जा रहा है तो 10 जूल ही बाहर निकलेगा, बाकी 90 जूल अंदर भी पैक करके रखा है। क्यों पैक करके रखा है? क्योंकि TIR है।
इसीलिए डायमंड जो है वो ज़्यादा चमकता है, और जब उस डायमंड को कट कर देते हैं और भी अच्छे तरीके से तो और ज़्यादा शाइन करता है। बट शाइन करने का मेन रीजन है कि वो व्हाइट लाइट को अंदर में ही पैक कर लेता है, इसलिए वो ज़्यादा शाइन करता है। ओके, तो इस बात को हम यहाँ लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाई डायमंड शाइन्स, तो इसके लिए हम लोग लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम लिखेंगे स्टेटमेंट ये, एज डायमंड is a hardest material known to us. Its refractive index is also very high. That is from 2.417 to 2.419. ठीक है, पहली बात तो ये, एज म्यू इज वेरी लार्ज, ये एक्चुअली एयर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज, इट्स सी मतलब क्रिटिकल एंगल will be small, critical angle will be small. Okay, this small critical angle, small c, this small c makes a high probability of performing TIR inside the surface of diamond, inside the surface of डायमंड। देखिए बहुत सारे TIR हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट लाइट गेट्स कैप्चर्ड इनसाइड द डायमंड। इनसाइड द डायमंड, ठीक है, एंड दस इट शाइन्स। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, सो ये इसका रीज़न है। चलो तीसरा नेचुरल फिनोमेना क्या है कि आप लोग भी सुने होंगे कि सूर्य जो है उगने से 2 मिनट पहले दिखता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। क्यों भाई? तो इसमें जो ये है क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, वाई वी सी सन बिफोर राइज एंड आफ्टर सेट, यानी कि उगने से पहले और डूबने के बाद क्यों दिखता है। ठीक है,
क्यों दिखता है, तो उसका भी रीज़न है। चलिए मान लीजिए कि ये अर्थ का एक पार्ट है, ऐसा एक पार्ट है अर्थ का, और ये बेचारा भोलू यहाँ खड़ा है, ठीक है। और सन जो है ये मान लीजिए कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। सूर्य किधर से उगता है, ईस्ट से, और वेस्ट की तरफ आता है, ठीक। तो ये बंदा इधर देख रहा है ईस्ट में, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं ताकि हम सूर्य को एक्चुअली दिखा सके। सूर्य को दिखाना ज़्यादा जरूरी है। मान लो ऐसा ही है, ऐसा, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और यहाँ है भोलू, ठीक। अब सूर्य मान लो यहाँ चला गया, ये यहाँ से उगने वाला है अब, ठीक है, लेकिन उगा नहीं है अभी तक, वो यहाँ आएगा तब ना दिखेगा सूर्य। लेकिन अभी सूर्य यहाँ है, 2 मिनट पहले है, ठीक। फिर भी इसको दिख जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि यहाँ जो एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या होगा, पतला होता चला जाता है, मतलब नीचे डेंसर है, ऊपर रेयरर है, फिर रेयरर है, फिर रेयरर, और ऐसे ऐसे चला जाता है। तो ये जो सूर्य का जो लाइट निकला यहाँ से, मैं बताऊँ यहाँ से, ये जो सूर्य का लाइट निकला तो जाता तो है इसके अंदर में, यहाँ से वो निकल जाता हो, ये ग्रेजुअली जाता 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 निकल जाता है, ये निकल जाता। लेकिन क्या हुआ कि अब तो डेंसर से रेयर में जा रहा है ना, तो डेंसर से अगर रेयर में जा रहा है तो टीआईआर का खतरा तो होगा ही होगा। तो वो क्या होता है कि वो पूरा न जाते हुए ये मुड़ जाता है, ये जाना इधर छोड़ देता है, और बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गेट्स अ बेंड, और बेंड होने की वजह से इसको सूरज दिख जाता है। देख लीजिए, ठीक है। तो कोई बोले कि सूरज क्यों दिखता है सनसेट से पहले, द रीजन इज टीआईआर, रीजन इज टीआईआर, टीआईआर, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू upper atmosphere, its density decreases, consequently a refractive index also decreases. So light has to go from denser to rarer. That's why it is TIR, और TIR की वजह से आपको पहले दिखता है, ठीक है। और जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन आप बाद में भी दे सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों का एक्सप्लेनेशन तो ये है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही घटना होता है, ये यहाँ पे रह गया और यहाँ से मुड़ के उसको दिखाई देता है, तो उसको डूबने के बाद भी दिखाई देता है। और बेसिकली द राइट टाइम इज़ 2 मिनट, ठीक है ना। यू कैन राइट हेयर इन नोट, आप नोट में लिख लीजिए, नोट में वी कैन सी सन 2 minute before rise and 2 minute before rise and 2 minute after rise. ओके, 2 मिनट पहले उगने से पहले और 2 मिनट डूबने के बाद तक हमको ये दिखाई देता है। ये क्या है? ये सन है, लिख लीजिए। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा,
फिर यहाँ भी वैसे ही कहानी, यह सन रेज गया और ये बेंड कर गया। क्यों बेंड कर गया? वही रीज़न, ठीक है। तो सॉरी, ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये ऐसा सन यहाँ पे इसको दिखाई देता है। तो 2 मिनट डूबने के बाद और 2 मिनट उगने से पहले इसको दिखाई देता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए लास्ट फिनोमेना, नहीं एक्चुअली सेकेंड लास्ट, देयर इज वन मोर, सेकेंड लास्ट फिनोमेना। व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू? अपीयर्स ब्लू। तो इसमें कई सारे लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बट मुझे सूट नहीं करता वो। एक्चुअली क्या है देखो, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू में एक्सप्लेनेशन सही है, एक्सप्लेनेशन कहीं से कोई डाउट नहीं है, बट थोड़ा समझने में मुश्किल होता है मेरे को। मैं आपसे ही पूछूंगा और आपको भी दिक्कत आएगा श्योरली। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू? तो इट अपीयर्स ब्लूज, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू? इट अपीयर्स ब्लू, it appears blue because of scattering of white light, scattering of white light, white light. When white light, when white light when white light falls on very very small particles, small particles, कितना स्मॉल particles जिसका जो डायमेंशन है very close to wavelength of light, वो पार्टिकल जिनका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास हो, उतने छोटे छोटे पार्टिकल से व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इट गेट्स स्कैटर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये स्कैटर तभी करेगा, मतलब लाइट पड़ा, ये धड़ाम से फूट गया, ऐसा समझो। लाइट पड़ा, फूट गया, फूटेगा तो क्या निकलेगा? तो जो भी रे उसके अंदर में वही ना निकलेगा। उसके अंदर वेब्योर है तो वेब्योर निकलेगा, तो सारे रेज निकलेंगे, ठीक है, सारे रेज निकलेंगे। लेकिन बड़े बड़े ऐसे नहीं कि लाइट इस बोर्ड पे पड़ा तो फूट गया, नहीं, बोर्ड बहुत बड़ा मटेरियल है, बड़े मटेरियल से आपका स्कैटरिंग नहीं होगा। स्कैटरिंग आपका बहुत छोटे छोटे मटेरियल से, जब वो जैसे अपने एयर में बहुत सारे सोल पार्टिकल्स है जो मेंशन्ड है, मतलब बहुत सारे सोल पार्टिकल्स हैं जो घूम रहे हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, जिसका साइज नैनोमीटर्स में है, ठीक है। वो उन्हीं पार्टिकल से वो मिलेगा, जिसका उन्हीं पार्टिकल से लग के वो फूटेगा, जिसका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि वाइट लाइट का जो वेवलेंथ सब है उसी के कंपैरिजन में, यानी कि 300 नैनोमीटर का पार्टिकल, 400 नैनोमीटर का पार्टिकल, 800 नैनोमीटर का पार्टिकल, उतने ही आसपास के डायमेंशन के पार्टिकल से जब वो मिलेगा तो स्कैटर करेगा। बिगर वन से नहीं, याद रखिएगा, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से जब वो टकराएगा तो वो फूटेगा। अब फूट के क्या निकलेगा? तो जो रे सब होगा वो फैल जाएगा सारे तरफ। तो ध्यान से, अब कहने का मतलब है कि उसमें तो सारे लाइट होते हैं ना, तो हमको सारा लाइट दिखना चाहिए ना, हमको सिर्फ ब्लू क्यों दिखता है? तो उसका भी जवाब दिया रेलिंग ने कि स्कैटरिंग तो होता है, लेकिन स्कैटरिंग होता है अकॉर्डिंग टू रेलिंग स्कैटरिंग formula scattering is inversely for 1 upon lambda to the power 4.
यानी कि जिसका लेमडा छोटा होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, जिसका लेमडा छोटा होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। मतलब अगर विबग्योर की बात करें तो इसका वेवलेंथ होता है 300 नैनोमीटर और इसका होता है 700 नैनोमीटर, ठीक है, 700 नैनोमीटर, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग, ये कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। पहली बात, किसी बुक में 350 से 750 तक होगा, किसी में 400 से 800 होगा। परेशान बिल्कुल, अलग अलग बुक में आप भी जो लिखेंगे बट 300 से 700 के बीच में लिखिए, इट इज़ करेक्ट, ठीक है ना। या 350 से 700 वो भी करेक्ट है, तो जो मर्जी हो वो लिख लें। अब ऐसा नहीं कि एक 50 और दूसरा 150, गलत हो जाएगा वो। इसी के आसपास में 300-400 के आसपास में लिखिए, इसको लगभग 700-800 के आसपास लिखिए, चलेगा। चलिए, तो सबसे कम वेवलेंथ इसका हुआ, यानी कि, और वो भी लेमडा टू द पावर 4, मतलब 1/λ⁴ टाइम्स स्कैटरिंग होगा उसका, ठीक। यानी कि जिसका लेमडा बड़ा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो लेमडा बड़ा किसका है? इसका। तो इसका स्कैटरिंग लगभग होता ही नहीं है। मतलब समझो कि रेड वेड का इसका स्कैटरिंग उतना ज़्यादा होता ही नहीं है, इन सब का स्कैटरिंग उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? इस रीजन का, विबग्योर का, ठीक है। अब मेरा सवाल जो कंफ्यूजन वाला ये है, वो ये है कि सर लाइट जो पड़ा तो फूट गया तो सब रे है। आपने ये भी कहा कि ये नहीं होता है इसका TIR, मतलब ये ज़्यादा स्कैटर नहीं करता है क्योंकि इसका वेवलेंथ बड़ा है, ये भी समझ में आता है इस फॉर्मूला से। लेकिन सबसे कम तो वेवलेंथ वायलेट का होता है, तो हमको स्काई वायलेट क्यों नहीं नजर आता है? और इस बात का आंसर हर बुक छुपा जाता है। तो इसका जवाब सुनिए, ये विबग्योर जो है हमको दिखना तो वायलेट ही चाहिए था, सही बात ये है। लेकिन ऐसा है कि अगर ये सनलाइट का पैकेट है तो उसमें देखा जाए तो वायलेट बहुत कम होता है। वायलेट और इंडिगो तो लगभग नेग्लिजिबल के अमाउंट में होता है, वायलेट भी बहुत कम होता है। ज़्यादा बड़ा कौन होता है? ब्लू, GYOR भी होता है, तो वो तो स्कैटर करेगा ही नहीं, वो तो स्कैटर ज़्यादा करता ही नहीं है, ठीक है, उसको भूल जाइए। आप VIB में सोचिए, VIB में I का कंटेंट तो बहुत नेग्लिजिबल होता है और वायलेट भी जो होता है बहुत कम है, ये और ये। तो जब फूटा, जब इसको हम फोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या निकलेगा? तो जो होगा उसके पास वही ना निकलेगा। तो द अमाउंट ऑफ द कंटेंट, द अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट इनसाइड द सनलाइट, इनसाइड अ व्हाइट लाइट इज मच मोर एज कंपेयर टू वायलेट एंड इंडिगो। दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। यही रीजन है स्काई ब्लू दिखने का। फूटा तो समझ में तो आया, दिखना तो वायलेट चाहिए, लेकिन होगा तब तो दिखाएगा। तो सनलाइट के जो सनलाइट का पैकेट है, जो सनलाइट है, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जो क्वांटिटी होता है वो वायलेट और इंडिगो का बहुत कम होता है, ब्लू का ज़्यादा होता है, इसलिए स्काई हमको ब्लू दिखता है। अब वो भी दिन में, शाम में तो फिर आपको वो ऑरेंज वगैरह ये रेड वगैरह दिखेगा, तो उसका बात बाद में करेंगे, बट मोस्टली स्काई अपीयर्स ब्लू। ये सवाल पूछा जाता है, तो इसमें दो बातें हैं, वो दो बातें आपको लिखने होंगी। ये तो लिख लिए, तो ये तो 3 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। चौथा पॉइंट क्या आएगा, इसको पहले लिख लीजिए आप। ओके, सो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे मतलब इसके बाद वाला पॉइंट, कि पहली बात तो ये कि आपका GYOR does not scatter much, और सबसे कम कौन करता है? रेड, सबसे कम, लीस्ट एकदम, बिल्कुल स्कैटर नहीं करता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, फ्रॉम दी above फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मतलब ये वाला above फॉर्मूला, वायलेट should scatter most, but amount of blue light in sunlight is very much more as compared to
compared to violet and indigo. Violet and indigo. That's why sky appears, इसीलिए sky blue दिखता है. Sky appears blue. ठीक है, ये देख लीजिए इसको पॉज करके. ठीक है, ये कहानी है. दूसरा एक फिनोमेना ये है, why red light is used as danger signal. डेंजर सिग्नल याद है ना आपको, रेड लाइट का यूज करते हैं, या फिर स्टॉप होने के लिए जो सिग्नल होता है ट्रैफिक सिग्नल, वो रेड होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दूर से दिख जाता है. ठीक है ना, तो इसमें भी इसलिए क्योंकि वो स्कैटर बहुत कम करता है. इसके में लिखेंगे because we can see from Rayleigh criteria. Rayleigh साइंटिस्ट का नाम है, Rayleigh criteria scattering of red light is least so yes, scattering of red light is least, so red light is used. Red light can be seen from very far distance. इसलिए डेंजर सिग्नल रेड से हम लोग देते हैं. देख लीजिए, ठीक है ना. लास्ट फिनोमेना कि हॉरिजन पे शाम के समय में या सुबह के समय में आपको लाल दिखता है. क्यों? देखिए मैं दिखाता हूं. At the horizon at morning and evening sky appears red. अब कहने को इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, why sky appears red at the horizon at morning and evening. तो बात तो वही है. ठीक है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, मान लो कि ये है आपका अर्थ और यहाँ है छोटू, ठीक है, या गोलू, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए आपका सन है. ठीक है, तो मतलब ऐसा है, दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब जो रे निकलेगा वो स्कैटर भी तो करेगा ऐसा. ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा? वायलेट. सबसे कम कौन करेगा? रेड. तो इस छोटू को, इस भोलू को ऐसा समझिए, इस भोलू को कौन सा कलर दिख रहा है? रेड. और रेड लाइट तो स्कैटर भी नहीं करता है, तो वो तो सीधा का सीधा दिखेगा आपको. इसलिए स्काई अपीयर्स रेड एट द टाइम. ये मॉर्निंग का समय है, सपोज इफ इट इज ईस्ट, इफ इट इज वेस्ट, ये मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग में सन ईस्ट में रहता है, तो यहाँ से आपको इसलिए रेड नजर आता है. और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये स्कैटर किया लाइक दिस, तो वायलेट वाला इधर चला गया, दिखा इसको कौन सा? रेड वाला. ठीक है ना, इसलिए आपको दिखता है. इसमें लिखेंगे ड्यू टू, अच्छा इस फिनोमेना क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन. लाइट को जब बढ़ता है, टूटता है, इस फिनोमेना को डिस्पर्सन हम लिखवा चुके हैं आपको. ड्यू टू dispersion of light
रेड इज ऑन द टॉप एंड scatters least. So it appears red. So कौन sky. So sky appears red in the morning and evening. यही रीजन है इसका, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंट नेचर ऑफ फिनोमेना को। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपसे बेसिकली, ठीक है, कि स्टार ऊपर क्यों नजर आता है, सिक्का ऊपर क्यों नजर आता है, सुबह में ऑरेंज क्यों दिखता है, दिन में ब्लू क्यों दिखता है स्काई। इस तरीके से कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। डायमंड क्यों ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो यू कैन आंसर इट नाउ, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक आपका लाइट का जो पोर्शन है वो खत्म होता है, ठीक है। लाइट में जितने चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग सब देखें और ज़्यादा ही देखें। आपके ओलंपियाड के रिलेटेड भी जितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने सारे के सारे देखे हैं इसमें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको बच गया ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई में आपको पढ़ना है, 4-5 चीज़ पढ़ना है, ह्यूमन आई पढ़ना है। और बेसिकली आप जब स्टडी मटेरियल लोगे तो उसमें आप देखोगे कि माइक्रोस्कोप वगैरह का भी थोड़ा बहुत यूज़ दिया हुआ है, तो मैं वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। इसके लिए आप बेफिक्र निश्चित रहें, ठीक है। सो नाउ फ्रेंड्स, if we see study material, you can see there has so many good questions, बहुत ही अच्छे सवाल है इसमें जिसको आप देख सकते हैं। आप आइए from open page number 176 and you will get so many number of questions, good questions, and that is subjective type. You have to write everything, okay. So see, so if you see in exercise 1, that is previous year's question, उसमें दिए हुए हैं, काफ़ी सारे हैं, आपको लिखने पड़ेंगे। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक उसका लिखना है। तो पहला कि अगर ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा तो वर्चुअल बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, सेम साइज का बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखने हैं इसमें, 4 पॉइंट लिखना है इसमें। दूसरा है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड डायरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट स्टेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यानी कि वो जो 4-5 केसेस मैंने बताए हैं कनकेव मिरर से, वो आपको बनाने पड़ेंगे इसमें। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आई थिंक यू कैन मेक इट। और आई एम गिविंग यू अ होमवर्क कि आप क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 38 तक आप बनाएं और मुझे प्रेजेंट करें ग्रुप पे आपको देना है लिख के, और उसको प्रेजेंट करिए आप। आफ्टर दैट कम टू एक्सरसाइज 2, दैट इज बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स सिंगल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक 1 वर्ड आंसर है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 ऑप्शन करेक्ट है। तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन और अच्छे सवाल भी है उसमें। जैसे आपका प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स, द नंबर ऑफ इमेजेस इज इन्फिनिटी। आपको पता है ये चीज़, हम इसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल टू ईच अदर इफ द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 7, ठीक है। देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज, मैंने दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो आप चाहें तो ये भी फॉर्मूला यूज कर लें, 360/n - 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज होता है, दैट इज 7, तो 7 + 1 दैट इज 8, तो n इज इक्वल टू 360/8, दैट इज 8 से 45 डिग्री, ठीक है। तो जब दोनों के बीच में 45 डिग्री बनता है तो इतना बनता है, ठीक है। आप चाहे तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी यूज़ करके देख लेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स, इंक्लिनेशन एट एन एंगल इज 72 डिग्री, देन द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म। बस वही वाला बात आपको करना क्या है, देखिए 72 डिग्री है ना,
72 डिग्री है ना। और ये अनसिमेट्रिकली प्रेजेंट है, कहीं पे भी प्रेजेंट, मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इमेज इतना है, ठीक है। तो आप एक कम ये भी कर सकते हो, 360/n-1 बराबर n होता है, तो 360/72 तो हो जाएगा 1895, यस, -1 दैट इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4, तो आंसर इज 4। ये तो सीधा सीधा निकल भी गया। खैर एनीवे, आप ऐसे भी देख सकते हो, आप कोई भी एक आर्बिट्ररी चीज अनसिमेट्रिकली प्लेस है तो अनसिमेट्रिकली रख लीजिए, और इसको रख लीजिए मान लीजिए 22 डिग्री, और इसको रख लीजिए आप 50 डिग्री, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको एक मिरर M1 M2, M1 से कितना एंगल बना रहा है, मान लो दिस इज M1 एंड दिस इज M2, M1 से कितना ऑब्जेक्ट डिग्री पे है 22 और यहाँ पे 50, तो और जोड़ना कितना है 72, तो 72 जोड़िएगा तो कितना आएगा ये 94, 72 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 72 जोड़िए इसमें 7 5 बड़े 122 आएगा आई थिंक, या ठीक है। फिर आप जोड़िए 72, अगर आप 72 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा 4 2 6 9 7 4 2 6 9 7 16, ओके। ये सवाल बेटा आपको फंसाया गया है, ये फंसाने के लिए सवाल दिया गया हुआ है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फंस जाएंगे, जिसे वो क्रॉस वाला पता नहीं है वो इसमें फंस जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, समझिए। इफ यू सी इट्स आंसर, दैट इज 1, यस। और ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, मैंने पढ़ा नहीं, वो अनसिमेट्रिकली है ना, यस, अनसिमेट्रिकली। अनसिमेट्रिकली के ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला सिमेट्रिकल के लिए है। ये सही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, समझ में आया। तो वी हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ केस, मेरा वाला केस जो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना, वो हर किसी में चलेगा। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो 22, अब यहाँ जोड़िए, जब आप जोड़ोगे 72 तो कितना होगा 4 2 6 और 9 7 16, 166 डिग्री तो बनेगा। और 122 में अगर हम जोड़ेंगे 72 तो कितना होगा, दैट इज 272 2 2 4 194। ये नहीं हो सकता क्योंकि 180 से ज़्यादा है, बट ये तो होगा। और इसके बाद जब हम 72 जोड़ेंगे तो 180 से पार हो जाएगा, जो जिसको भी नहीं लेना है हमको। तो यानी कि 1 2 3 4 और 5, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज 5 बने। याद रखिए, देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, और हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं। तो these are the things which you have to just suppose here it is question number 6. Two plane mirrors A and B are placed at a separation of 10 cm as shown in figure. A ray is incident on the corner of mirror B at an angle 45 degree. Angle of incidence 45 degree है. Find the number of times this ray is reflected from the mirror. कितनी बार वो रिफ्लेक्ट होके गुजरेगा। ये भी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, बट थोड़ा सा बुद्धि लगाना है इसमें। तो बुद्धि क्या लगाना है, देखिए ये कुछ ऐसा रे, ऐसा है, ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ से ये एक रे आ रहा है, दिस इज आई थिंक 45 डिग्री दिया है ना, यस दिस 45 डिग्री एंड वो 10 सेंटीमीटर, और ये नीचे वाला 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। तो ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ऐसे, ये फिर यहाँ ये, फिर यहाँ ये, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक बार जो रिफ्लेक्शन हुआ तो ये दूरी कितना है, ये तो 10 है, ये तो 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, तो देखिए ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री तो ये कितना होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप ले सकते हैं, आपको ये दिया हुआ है, ये निकालना है, आप tan यूज़ करिए। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस, सपोज दिस इज x अपॉन दिस दैट इज 10। तो tan 45 तो 1 होता है, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो यहाँ एक रिफ्लेक्शन हुआ, फिर 10 सेंटीमीटर पे, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर पे, तो 100 बार 10 सेंटीमीटर कितना आएगा, तो 100/10 दैट इज 10। तो कितने रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, 10, खत्म, वही आंसर है। देख लीजिए 10 पे एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर आपको 10 पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर 10 पे, इसी तरह 10 इमेजेस 10 बार रिफ्लेक्शन होगा। Okay, but I think here is some mistake in the question. वो आंसर 10 ही होगा, ठीक है। here is some mistake in the question. Exercise 3 question 6. बेटा ये जो है ना, ये आप एक इसमें करेक्ट कर लीजिए, दिस शुड बी 70 सेंटीमीटर। अगर ये 70 हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये 70 होगा, तो 70/10 दैट इज 7 रिफ्लेक्शन, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल सही है, आंसर में गलती है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। तो ये जो 100 दिया उसको 70 कर लीजिए, ठीक है, देन योर आंसर विल बी 4 दैट इज 7, दैट इज गिवन इनकरेक्ट इन दिस क्वेश्चन। चलिए, इसी तरह के कई सारे सवाल हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस अकॉर्डिंग टू गिवन केस, ये निकाल सकते हो क्रॉस मेथड से, हम आपको बता चुके हैं। और उसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए, यू विल गेट सो मेनी इजी क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस इजी है बट अच्छे भी है, जो भी हम ले चुके हैं, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। यू ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, that is from page number 176 to page number 179, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए सबसे पहले, यानी कि आप एक होमवर्क ले लीजिए जो कि हम नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेंगे। Okay, so take the homework, study material, page number 176 to 179, question number 1 to question number 38। आप इसको लिख लीजिए पूरा अच्छे से और मुझे प्रेजेंट करिए अपने ग्रुप पे, स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं, ठीक है। यस, ये आपका होमवर्क हुआ, इसको करके हमको दीजिए, ठीक है। देन आफ्टर आप सिंगल चॉइस आंसर करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस पर आप मेहनत करिए, ठीक है। लाइट के मैक्सिमम पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, अच्छे से करिए। और ये होमवर्क हमको चाहिए होगा बाय मंडे, तो यू कैन जस्ट सबमिट इट ऑन मंडे। थैंक यू।